अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री की बुक पेज नंबर 5 वादिय सिंध के लोगों के मजहबी अकायद, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और इसमें से आपको अप्रैल का जो है ना वो टेस्ट आया और जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे अपनी कॉपियों के ऊपर लिखे, आपको उनके 10 नंबर जो है ना वो भी आपको मिले। और नेक्स्ट भी आज से मई का सिलेबस जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। माशरती निज़ाम और उसकी नुमाया खदोखाल, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम बाकायदा मई का सिलेबस का आगाज़ करते हैं और ये 12 जून तक आपका मई का सिलेबस कंप्लीट होगा। और उसके बाद 12 जून के बाद आपका अप्रैल का सिलेबस और मई का सिलेबस, ये दोनों मंथ के सिलेबस का इकट्ठा एक पेपर होगा जिसे फ़र्स्ट टर्म का नाम दिया गया है। फ़र्स्ट टर्म के नाम से आपका टेस्ट होगा और आपकी कॉपीज़ भी चेक की जाएंगी। और एक बात याद रखें, जब आप पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको लेक्चर दे रहा होता हूँ, आप ये वीडियो सुन रहे होते हैं, तो रीडिंग जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ साथ बुक आपके पास हो या वीडियो के ज़रिए जो मैं पढ़ रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, आप उसको तवज्जो से मुंह में पढ़ा भी करें, ताकि लफ्ज़ों की जो प्रोनंसिएशन है, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ है, अंदाज़ है उर्दू लैंग्वेज का, वो आपको पता हो। ये ना हो कि आप लफ्ज़ गलत याद कर लें। और अभी आप 6th क्लास में हैं, आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन मैं जो भी मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको एक दो बार दोहरा देता हूँ, उनकी वजाहत कर देता हूँ। अगर आपको समझ ना आए, आप वीडियो बैक करके दोबारा सुना करें। और कॉपी का काम डेली बेस के ऊपर किया करें। मैंने कल एक वीडियो सेंड की है ग्रुप के अंदर 19 तारीख को, आप उसको मुकम्मल सुने। उसके अंदर मैंने आपकी जो मिस्टेक हुई हैं कॉपी के हवाले से वो ज़िक्र की हैं। नेक्स्ट आपने मई का जो सिलेबस पढ़ना है, सबक को कैसे याद करेंगे, इसके बारे में मैंने उसके अंदर वजाहत की है। तो ये बातें आपको आपके लिए ज़रूरी हैं नंबर हासिल करने के हवाले से और फर्स्ट टर्म के हवाले से। वो सारी बातें मैंने उसके अंदर जिक्र की हैं, आप उस वीडियो को लाजमी सुने। उसके बाद डेली बेस के ऊपर आज जो मैं आपको काम दूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आपको निशान लगा के दूँ, आप उनको डेली बेस के ऊपर लिखा करें और काम खुद किया करें। भाई से, बहन से या घर में कोई भी आपको जो है ना वो काम करके नहीं दे, और इससे आपका ही नुकसान होगा। इससे आपका ही नुकसान होगा। अगर आप लिखेंगे थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, आपको लिखते हुए सबक याद हो जाएगा, तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। माशरती निज़ाम और उसकी नुमाया खदुखाल। वादिय सिंध के माशरती निज़ाम कैसा था, उसके नुमाया खदुखाल। वादिय सिंध की ज़िंदगी का कारोबार एक बाकायदा इंतज़ामिया के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मेयारी रखने पर ज़ोर दिया जाता था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ़ सुथरा रखते थे। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि वादिय सिंध की ज़िंदगी का कारोबार कैसे चलता था, यानी वादी सिंध की लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही थी, उनका रोज़मर्रा का यानी रूटीन उनकी क्या होती थी। तो ये आप उसका क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर पहला इधर से लेकर इधर तक, ये मुकम्मल जितनी अभी है मैंने रीडिंग की है इधर से लेकर इधर तक आप लिखेंगे। वादी सिंध की ज़िंदगी का कारोबार एक बाकायदा इंतज़ामिया के तहत चलाया जाता था। ये मैं क्वेश्चन आपको लिख दूंगा क्वेश्चन 1 के नाम से आज का। तो ये गूगल क्लासरूम के अंदर, तो आपको जब क्वेश्चन 1 लिख के दूँ तो उसका आंसर इधर से लेकर इधर तक होगा कि वादी सिंध की ज़िंदगी का कारोबार जो होता था, ज़िंदगी के अंदर लेन देन होता था, तो कैसे चलता था। तो उसका आंसर ये है। ये पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 6 खोलें, साथ साथ कॉपी बुक के ऊपर निशान भी लगाया करें और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मुंह में पढ़ा भी करें, ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान हो। यहाँ का मुआशरा मुख्तलिफ़ हिस्सों में बढ़ चुका था, यानी वादी सिंध का। इसका अंदाज़ा हमें शहर की मनसूबाबंदी से होता है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से में यानी शुरू वाले बुलंद उमरा और बारसूख लोग रहा करते थे, यानी जिनका असर रसूख होता था, कारोबारी हजरात, ज़्यादा उमरा अमीर लोग जिनके घर बड़े होते थे, यानी उनके घर भी जो है ना वो बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलहदा क्वार्टर्स हुआ करते थे। लोगों की अक्सरियत गरीब थी, ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे, यानी जो गरीब होते थे। किसान गांव में रहा करते थे, जबकि खाना बदोश जंगलों और मैदानों में मवेशियों के रेवड़ों के साथ, यानी मवेशी उनके पास होते थे, बकरियां हों, गायें हों, उनको चराते फिराते, यानी इस तरह वो फिरते रहते थे। कारीगर और ताजर भी शहरों में रहते थे। शहरों में बड़े बड़े महल्लात, मंदिर और मकबरे देखने में आए हैं।
तो ये क्वेश्चन बनेगा कि वादी सिंध के माशरे के लोग कितने हिस्सों में बँट चुके थे। तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि जिसमें इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ का मुआशरा मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुका था। इसका अंदाज़ा में शहर की मनसूबाबंदी से होता है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से में कौन कौन लोग रहते थे। उमरा बारसूख लोग रहा करते थे जिनके घर बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलहदा क्वार्टर्स हुआ करते थे और लोगों की अक्सर अलहदा क्वार्टर्स हुआ करते थे। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे कि वादी सिंध के माशरे के अमीर लोग या बारसूख लोग कहाँ रहा करते थे। ये आप क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर आप इधर तक लिखेंगे, यानी अलहदा मुलाजमों के लिए अलहदा क्वार्टर्स हुआ करते थे, यानी ऊपर बुलंद हिस्से पर शहर के वहाँ रहते थे और उनके साथ मुलाजिम भी होते थे, उनके अलहदा क्वार्टर्स होते थे। यहाँ तक इसका आंसर बनता है कि यहाँ का मुआशरा मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुका था और इसका अंदाज़ा शहरी मनसूबाबंदी से लगाया जा सकता है। यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ का मुआशरा मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुका था। इसका अंदाज़ा हमें शहर की मनसूबाबंदी से होता है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से में उमरा बारसूख लोग आया करते थे। ये क्वेश्चन बनेगा कि वादी सिंध के मुआशरे के उमरा लोग या बारसूख लोग कहाँ रहा करते थे। तो आप उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शहर के ऊपर वाले हिस्से में। शहर के ऊपर वाले हिस्से में उमरा बारसूख रहा करते थे जिनके घर बड़े होते थे, मुलाजमों के लिए अलहदा क्वार्टर्स हुआ करते थे। यहाँ तक आप लिखेंगे। आगे है गरीब और खाना बदोश लोग कहाँ रहा करते थे। तो उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कि लोगों को की अक्सरियत गरीब थी। ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। किसान गाँव में रहा करते, जबकि खाना बदोश जंगलों, मैदानों, मवेशियों के रेवड़ों में के साथ फिरा करते थे। कारीगर और ताजर भी शहरों में रहते थे, यानी इधर तक इसका आंसर होगा, रेवड़ों के साथ फिरा करते थे। यहाँ तक आप इसका आंसर लगाएंगे। यहाँ तक नहीं, आगे शहरों के बारे में थोड़ा सा वजाहत की गई है। आगे कारीगर और ताजर भी शहरों में बड़े बड़े महल्लात, मंदिर और मकबरे देखने में आए हैं। आगे पढ़ते हैं। ये तीन क्वेश्चन हो गए जो जहाँ अभी तक हमने पढ़ा है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि वादी सिंध की ज़िंदगी का कारोबार कैसे चलाया जाता था। ये क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको क्वेश्चन लिखकर भी गूगल क्लासरूम के अंदर आपको दे दूँगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शहर के उमरा बारसूख लोग कहाँ रहा करते थे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि शहर के ऊपर वाले हिस्से से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आगे है कि गरीब लोग या उमरा और बारसूख लोगों के अलावा जो बाकी अवाम होती थी वो कहाँ रहा करती थी। तो वो लोगों की अक्सरियत गरीब थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर बनता है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गया आज का। आगे पढ़ते हैं। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए जाते थे। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती, मवेशियों की देखभाल करती थी, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तिजारत और सनतकारी था। ये इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे। मर्दों और औरतों के दरमियान कौन कौन से काम तकसीम किए जाते थे, या उनकी मर्द और औरत कौन कौन से काम करते थे। वादी सिंध के मर्द और औरतें कौन कौन से काम करती थी। ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप इधर से आंसर स्टार्ट करें। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए गए थे। औरतें ये काम करती थी और मर्द ये वाले काम करते थे। ये आपका चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आज का आपका है, जो आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे वादी सिंध में कपास की काश्त हुआ करती थी। यानी वादी सिंध के अंदर किस चीज़ की काश्त हुआ करती थी? कपास की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने इसको याद करना है। कपड़ा बुनने की तकलियाँ भी घरों से मिली हैं, जो इस बात की इशारा है कपड़ा बुनना भी इन लोगों का पेशा था। यानी वादी सिंध के अंदर किस चीज़ की काश्त होती थी और उनका पेशा क्या था। तो वो ये है कि कपास उनकी काश्त होती थी और कपड़ा बुनना ये उनका पेशा होता था। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। इसको इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है अप्रैल के टेस्ट के अंदर भी आए हैं। मट्टी की मूर्तियाँ और उन पर बुने कपड़ों के नकूश पारचा बाफ़ी की सनत का पता देते हैं। औरतें आराइश के लिए हार, मालाएँ और चूड़ियाँ पहनती थी, वो लहंगा भी पहनती थी। मर्द शाल ओढ़ते थे। ये क्वेश्चन बनेगा कि औरतें और मर्द खूबसूरती के लिए क्या पहनते थे। ख़वातीन और मर्द या औरतें और मर्द
खूबसूरती के लिए क्या क्या पहना करते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनता है। ये आपका 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है जो आज आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे ये थोड़ा सा पढ़ते हैं रस्मुल ख़त के हवाले से कि रस्मुल ख़त यानी लिखने का अंदाज़, उर्दू लिखने का, इंग्लिश लिखने का, हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है लैंग्वेज का, उसे रस्मुल ख़त कहते हैं। तो इधर से पढ़ते हैं। वादी सिंध के लोग लिख पढ़ सकते थे, उनका रस्मुल ख़त बहुत दिलचस्प और पेचीदा है। इस आहद में यानी उस ज़माने में लिखने का एक आला निज़ाम वज़ा किया गया था जिसमें 400 अलामात थी। इसे ताजर, फ़ौजी और सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चन बनेगा वादी सिंध के लोगों का रस्मुल ख़त कैसा था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है कि लोग लिख पढ़ सकते हैं, उनका रस्म बहुत दिलचस्प पेचीदा है। इसे हमें लिखने का एक आला निज़ाम वज़ा किया जिसमें 400 अलामात थी। इसे ताजर, फ़ौजी और सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। तो ये छठा क्वेश्चन आज आपका लिखने का यहाँ तक है, इसको आप याद करेंगे। अगर आपको वैसे पूछा जाए कि रस्मुल ख़त पर वादी सिंध के रस्मुल ख़त पे नोट लिखें तो इधर से लेकर आपने इधर तक लिखना है, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको याद करें और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाए कि वादी सिंध के लोगों का रस्मुल ख़त कैसा था। तो ये आप जो है ना ये इतना आंसर लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन अभी तक इन अलामात मानी तलाश नहीं कर पाए, अलबत्ता बाज़ ने इज़हार किया कि ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़बानों पर मुश्तमिल हैं। जब तक कोई माहिर इस तहज़ीब के रस्मुल ख़त और अल्फाज पढ़ नहीं लेता उस वक़्त तक इस तहज़ीब के कई गोशे छुपे रहेंगे, यानी इनको अभी तक कोई अच्छी तरह समझ नहीं सका। तो ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़बानों पर मुश्तमिल है। वादी सिंध की जो तहरीरें थीं वो कितनी ज़बानों पर मुश्तमिल थी? एक से ज़्यादा ज़बानों पर मुश्तमिल थी, यानी उनके अंदर कई ज़ुबानें ऐड हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट अहम नुक्ता है, या आप इसको अच्छे से याद करिए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या आपको MCQs भी आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिखने का काम 6 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपने इनको याद भी करना है, लिखना भी है, और डेली बेस पे आप काम करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।